सादगी। भोग भोगना मैंने शुरू तो किया, पर वो टिक न सका। घर के लिए साज सामान भी बसाया, पर मेरे मन में उसके प्रति कभी मोह उत्पन्न नहीं हो सका। इसलिए घर बसाने के साथ ही मैंने खर्च कम करना शुरू कर दिया। धोबी का खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ। इसके अलावा धोबी निश्चित समय पर कपड़े नहीं लौटाता था, इसलिए 2-3 दर्जन कमीजों और उतने ही कॉलरों से भी मेरा काम नहीं चल पाता था। कॉलर में रोज बदलता था, कमीज रोज नहीं तो एक दिन के अंतर से बदलता था। इससे दोहरा खर्च होता था। मुझे ये व्यर्थ प्रतीत हुआ। अतएव मैंने धुलाई का सामान जुटाया, धुलाई कला पर पुस्तक पढ़ी और धोना सीखा। पत्नी को भी सिखाया। काम का कुछ बोझ तो बढ़ा, पर नया काम होने से उसे करने में आनंद आता था। पहली बार अपने हाथों धोए हुए कॉलर को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उसमें कलफ अधिक लग गया था और स्त्री पूरी गर्म नहीं थी। तिस पर कॉलर के जल जाने के डर से स्त्री को मैंने अच्छी तरह दबाया भी नहीं। इससे कॉलर में कड़ापन तो आ गया, पर उसमें से कलफ छड़ता रहता था। ऐसी हालत में मैं कोर्ट गया और वहां बैरिस्टरों के लिए मजाक का साधन बना। पर इस तरह का मजाक सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझ में काफी थी। मैंने सफाई देते हुए कहा, अपने हाथों कॉलर धोने का ये मेरा पहला प्रयोग है। इस कारण इसमें से कलफ छड़ता है। मुझे इससे कोई अड़चन नहीं होती। तिस पर आप सब लोगों के लिए विनोद की इतनी सामग्री जुटा रहा हूं, सो घाटे में। एक मित्र ने पूछा, पर क्या धोबियों का अकाल पड़ गया है? यहां धोबी का खर्च मुझे तो असहाय मालूम होता है। कॉलर की कीमत के बराबर धुलाई हो जाती है और इतनी धुलाई देने के बाद भी धोबी की गुलामी करनी पड़ती है। इसकी अपेक्षा मैं अपने हाथ से इन्हें धोना ज्यादा पसंद करता हूं। जिस तरह मैं धोबी की गुलामी से छूटा, उस तरह नाई की गुलामी से भी छूटने का अवसर आ गया। हजामत तो विलायत जाने वाले सब कोई हाथ से बनाना सीख ही लेते हैं, पर कोई बाल छांटना भी सीखता होगा, इसका मुझे ख्याल नहीं। एक बार प्रिटोरिया में एक अंग्रेज हज्जाम की दुकान पर पहुंचा। उसने मेरी हजामत बनाने से साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए जो तिरस्कार प्रकट किया सो अलग। मुझे दुख हुआ। मैं बाजार पहुंचा। मैंने बाल काटने की मशीन खरीदी और आईने के सामने खड़े होकर बाल काटे। बाल जैसे तैसे कट तो गए, पर पीछे के बाल काटने में बड़ी कठिनाई हुई। सीधे तो वो कट ही न पाए। कोर्ट में खूब कहे लगे, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हो गए हैं? सिर पर चूहे तो नहीं चढ़ गए थे? मैंने कहा, जी नहीं, मेरे काले सिर को गोरा हज्जाम कैसे छू सकता है? इसलिए कैसे भी क्यों न हो, अपने हाथ से कटे हुए बाल मुझे अधिक प्रिय है। इस उत्तर से मेरे मित्रों को आश्चर्य नहीं हुआ। असल में उस हज्जाम का कोई दोष न था। अगर वो काली चमड़ी वालों के बाल काटने लगता तो उसकी रोजी मारी जाती। हम भी अपने अछूतों के बाल ऊंची जाति के हिंदुओं के हज्जामों को कहां काटने देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मुझे इसका बदला एक नहीं बल्कि अनेकों बार मिला है, और चूंकि मैं ये मानता था कि यह हमारे दोष का परिणाम है, इसलिए मुझे इस बात से कभी गुस्सा नहीं आया। स्वावलंबन और सादगी के मेरे शौक ने आगे चलकर जो तीव्र स्वरूप धारण किया, उसका वर्णन यथास्थान होगा। इस चीज की जड़ तो मेरे अंदर शुरू से ही थी। उसके फलने फूलने के लिए केवल सिंचाई की आवश्यकता थी। वो सिंचाई अनायास ही मिल गई। बोअर युद्ध। सन 1897 से सन 1899 के बीच के अपने जीवन के दूसरे अनेक अनुभवों को छोड़कर अब मैं बोअर युद्ध पर आता हूं। जब ये युद्ध शुरू हुआ, तब मेरी अपनी सहानुभूति केवल बोअरों की तरफ थी, पर मैं मानता था कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत विचारों के अनुसार काम करने का अधिकार मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध के मंथन चिंतन का सूक्ष्म निरीक्षण मैंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास में किया है, इसलिए मैं यहां नहीं करना चाहता। जिज्ञासुओं को मेरी सलाह है कि वे उस इतिहास को पढ़ जाएं। यहां तो इतना ही कहना काफी होगा कि ब्रिटिश राज्य के प्रति मेरी वफादारी मुझे उस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जबरदस्ती घसीट ले गई। मैंने अनुभव किया कि जब मैं ब्रिटिश प्रजाजन के नाते अधिकार मांग रहा हूं, तो उसी नाते ब्रिटिश राज्य की रक्षा में हाथ बटाना भी मेरा धर्म है। उस समय मेरी ये राय थी कि हिंदुस्तान की संपूर्ण उन्नति ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर हो सकती है। अतएव जितने साथी मिले उतनों को लेकर और अनेक कठिनाइयां सहकर हमने घायलों की सेवा शुश्रूषा करने वाली एक टुकड़ी खड़ी की। अब तक साधारणतया यहाँ के अंग्रेजों की यही धारणा थी कि हिंदुस्तानी संकट के कामों में नहीं पड़ते, उन्हें स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। इसलिए कई अंग्रेज मित्रों ने मुझे निराश करने वाले उत्तर दिए थे। अकेले डॉक्टर बूथ ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें घायल योद्धाओं की सार संभाल करना सिखाया। अपनी योग्यता के विषय में हमने डॉक्टरी प्रमाण पत्र प्राप्त किए।
मिस्टर लाटन और स्वर्गीय एस्कम्बन ने भी हमारे इस कार्य को पसंद किया। अंत में लड़ाई के समय सेवा करने देने के लिए हमने सरकार से विनती की। जवाब में सरकार ने हमें धन्यवाद दिया, पर यह सूचित किया कि इस समय हमें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं। हमारी इस टुकड़ी में लगभग 1100 आदमी थे। उनमें करीब 40 मुखिया थे। दूसरे कोई 300 स्वतंत्र हिंदुस्तानी भी रंगरूटों में भर्ती हुए थे। बाकी के सभी गिरमिटिये थे। डॉक्टर बूथ भी हमारे साथ थे। उस टुकड़ी ने अच्छा काम किया। यद्यपि उसे गोला बारूद की हद के बाहर ही काम करना होता था और रेड क्रॉस का संरक्षण प्राप्त था, फिर भी संकट के समय गोला बारूद की सीमा के अंदर काम करने का अवसर भी हमें मिला। ऐसे संकट में न पड़ने का इकरार सरकार ने अपनी इच्छा से हमारे साथ किया था। पर स्पियांकोव की हार के बाद हालत बदल गई। इसलिए जनरल बुलर ने यह संदेशा भेजा कि यद्यपि आप लोग जोखिम उठाने के लिए वचनबद्ध नहीं हैं, तो भी यदि आप जोखिम उठाकर घायल सिपाहियों और अफसरों को रण क्षेत्र से उठाकर और डोलियों में डालकर ले जाने को तैयार हो जाएंगे, तो सरकार आपका उपकार मानेगी। हम तो जोखिम उठाने को तैयार ही थे। अतएव स्पियांकोव की लड़ाई के बाद हम गोला बारूद की सीमा के अंदर काम करने लगे। इन दिनों सबको कई बार दिन में 20-25 मील की मंजिल तय करनी पड़ती थी और एक बार तो घायलों को डोले में डालकर इतने मील चलना पड़ा था। जिन घायल योद्धाओं को हमें इस प्रकार उठाकर ले जाना पड़ा, उसमें जनरल वुडगेट वगैरह भी थे। 6 हफ्तों के बाद हमारी टुकड़ी को विदा दी गई। स्पियांकोव और बालक्रांच की हार के बाद लेडी स्मिथ आदि स्थानों को बोरों के घेरे में से बड़ी तेजी के साथ छुड़ाने का विचार ब्रिटिश सेनापति ने छोड़ दिया था और इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान से और अधिक सेना के आने की राह देखने तथा धीमी गति से काम करने का निश्चय किया गया था। हमारे छोटे से काम की उस समय तो बड़ी स्तुति हुई। इससे हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी। आखिर हिंदुस्तानी साम्राज्य के वारिस तो हैं ही, इस आशय के गीत गाए गए। जनरल बुलर ने अपने तरीके में हमारी टुकड़ी के काम की तारीफ की। मुखियाओं को युद्ध के पदक भी दिए। इससे हिंदुस्तानी कौम अधिक संगठित हो गई। मैं गिरमिटिया हिंदुस्तानियों के बहुत अधिक संपर्क में आ सका। उनमें अधिक जागृति आई और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मद्रासी, गुजराती और सिंधी हिंदुस्तानी हैं, ये भावना अधिक दृढ़ हुई। सबने माना कि अब हिंदुस्तानियों के दुख दूर होने ही चाहिए। उस समय तो गोरों के व्यवहार में भी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया। लड़ाई में गोरों के साथ हमारा जो संपर्क हुआ वो मधुर था। हमें हजारों टॉमियों के साथ रहने का मौका मिला। वे हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते थे और ये जानकर कि हम उनकी सेवा के लिए आए हैं, हमारा उपकार मानते थे। दुख के समय मनुष्य का स्वभाव किस तरह पिघलता है, इसका एक मधुर संस्मरण यहाँ दिए बिना मैं नहीं रह सकता। हम चीवली छावनी की तरफ जा रहे थे। ये वही क्षेत्र था जहां लॉर्ड्स रॉबर्ट्स के पुत्र लेफ्टिनेंट रॉबर्ट्स को प्राण घातक चोट लगी थी। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट्स के शव को ले जाने का सम्मान हमारी टुकड़ी को मिला था। अगले दिन धूप तेज थी। हम कूच कर रहे थे और सब प्यासे थे। पानी पीने के लिए रास्ते में एक छोटा सा झरना पड़ा। पहले पानी कौन पिए? मैंने सोचा कि पहले टॉमी पानी पी लें, बाद में हम पिएंगे। पर टॉमियों ने हमें देखकर तुरंत हमसे पानी पी लेने का आग्रह शुरू किया और इस तरह बड़ी देर तक हमारे बीच आप पहले हम पीछे का मीठा झगड़ा चलता रहा। सफाई आंदोलन और अकाल कोश। समाज के एक भी अंग का निरुपयोगी रहना मुझे हमेशा अखरा है। जनता के दोष छिपाकर उसका बचाव करना अथवा दोष दूर किए बिना अधिकार प्राप्त करना मुझे हमेशा अरुचिकर लगा है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों पर लगाए जाने वाले एक आरोप का, जिसमें कुछ तथ्य था, इलाज करने का काम मैंने वहां के अपने निवास काल में ही सोच लिया था। हिंदुस्तानियों पर जब जब यह आरोप लगाया जाता था कि वे अपने घर बार साफ नहीं रखते और बहुत गंदे रहते हैं, इस आरोप को निषेध करने के लिए आरंभ में हिंदुस्तानियों के मुखिया माने जाने वाले लोगों के घरों में तो सुधार आरंभ हो ही चुके थे, पर घर घर घूमने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब डरबन में प्लेग का प्रकोप और डर पैदा हुआ। इसमें म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों का भी सहयोग और सम्मति थी। हमारी सहायता मिलने से उनका काम हल्का हो गया और हिंदुस्तानियों को कम कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि साधारणतः जब प्लेग आदि का उपद्रव होता है तब अधिकारी घबरा जाते हैं और उपायों की योजना में मर्यादा से आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग उनकी दृष्टि में खटकते हैं उन पर उनका दबाव असह्य हो जाता है। भारतीय समाज ने खुद ही सख्त उपायों से काम लेना शुरू कर दिया, इसलिए वो इन सारी सख्तियों से बच गया।
मुझे कुछ कड़वे अनुभव भी हुए। मैंने देखा कि स्थानीय सरकार से अधिकारों की मांग करने में जितनी सरलता से मैं अपने समाज की सहायता पा सकता था, उतनी सरलता से लोगों से उनके कर्तव्य का पालन कराने के काम में सहायता प्राप्त न कर सका। कुछ जगहों पर मेरा अपमान किया जाता, कुछ जगहों पर विनय पूर्वक उपेक्षा का परिचय दिया जाता। गंदगी साफ करने के लिए कष्ट उठाना उन्हें बहुत अखरता था। तब पैसा खर्च करने की तो बात ही क्या। लोगों से कुछ भी काम कराना हो तो धीरज रखना चाहिए। ये पाठ मैंने अच्छी तरह सीख लिया। सुधारक की गरज तो सुधारक की अपनी ही होती है। जिस समाज में वो सुधार करना चाहता है, उससे तो उसे विरोध, तिरस्कार और प्राणों के संकट की भी आशा रखनी चाहिए। सुधारक जिसे सुधार मानता है, समाज उसे बिगाड़ क्यों न माने, अथवा बिगाड़ न माने तो भी उसके प्रति उदासीन क्यों न रहे। इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि भारतीय समाज में घर बार साफ रखने के महत्व को न्यून अधिक मात्रा में स्वीकार कर लिया गया। अधिकारियों की दृष्टि में मेरी साख बढ़ी। वे समझ गए कि मेरा धंधा केवल शिकायतें करना या अधिकार मांगने का नहीं है, बल्कि शिकायतें करने या अधिकार मांगने में मैं जितना तत्पर हूं, उतना ही उत्साह और दृढ़ता भीतरी सुधारों के लिए भी मुझ में है। पर अभी समाज की वृत्ति को दूसरी एक दिशा में विकसित करना बाकी था। इन उपनिवेशवासी भारतीयों को भारतवर्ष के प्रति अपना धर्म भी अवसर आने पर समझना और पालन करना था। भारतवर्ष तो कंगाल है। लोग धन कमाने के लिए परदेश जाते हैं। उनकी कमाई का कुछ हिस्सा भारतवर्ष को उनकी आपत्ति के समय में मिलना चाहिए। सन 1897 में यहाँ अकाल पड़ा था और सन 1899 में भी दूसरा भारी अकाल पड़ा। इन दोनों अकालों के समय दक्षिण अफ्रीका से अच्छी मदद आई थी। पहले अकाल के समय जितनी रकम इकट्ठी हो सकी, दूसरे अकाल के मौके पर उससे कहीं अधिक रकम इकट्ठा हुई। इस चंदे में हमने अंग्रेजों से भी मदद मांगी और उनकी ओर से भी अच्छा उत्तर मिला था। गिरमिटिया हिंदुस्तानियों ने भी अपने हिस्से की रकम जमा करवाई थी। इस प्रकार इन दो अकालों के समय जो प्रथा शुरू हुई वो अब तक कायम है। और हम देखते हैं कि जब भारतवर्ष में कोई सार्वजनिक संकट उपस्थित होता है, तब दक्षिण अफ्रीका की ओर से वहां बसने वाले भारतीय हमेशा अच्छी रकमें भेजते हैं। देश गमन। लड़ाई के काम से मुक्त होने के बाद अनुभव किया कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में है। मैंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में बैठा बैठा मैं कुछ सेवा तो अवश्य कर सकूंगा, पर वहां मेरा मुख्य धंधा धन कमाना ही हो जाएगा। देश का मित्र वर्ग भी देश लौट आने के लिए मुझसे बराबर आग्रह करता रहता था। मुझे भी लगा कि देश जाने से मेरा उपयोग अधिक हो सकेगा। नेटाल में मिस्टर खान और मनसुख लाल नाजर थे ही। मैंने साथियों के सामने मुक्त होने की इच्छा प्रकट की। बड़ी कठिनाई से एक शर्त के साथ वो स्वीकृत हुई। शर्त ये थी कि यदि 1 वर्ष के अंदर कौम को मेरी आवश्यकता मालूम हुई तो मुझे वापस दक्षिण अफ्रीका को पहुंचना होगा। मुझे ये शर्त कड़ी लगी, पर मैं प्रेम पाश में बंधा हुआ था। काचेरे तांतड़े मने हरजिए बांधी, जेम ताणे तेम तेमनी रे, मने लागी कटारी प्रेमनी। मीराबाई की ये उपमा थोड़े बहुत अंशों में मुझ पर घटित हो रही थी। पंच भी परमेश्वर ही हैं। मित्रों की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता था। मैंने वचन दिया और उनकी अनुमति प्राप्त की। सन 1896 में जब मैं देश आया था तब भी भेंटें मिली थी, पर इस बार की भेंटों से और सभाओं के दृश्यों से मैं अकुला उठा। भेंटों में सोने चांदी की चीजें तो थी ही, पर हीरे की चीजें भी थीं। साथ ही इन भेंटों में 50 गिन्नियों का एक हार कस्तूरबाई के लिए था, पर वो वस्तु भी मेरी सेवा के कारण ही मिली थी, इसलिए वो दूसरी भेंटों से अलग नहीं की जा सकती थी। जिस शाम को इनमें से मुख्य भेंटें मिली थी, वो रात मैंने पागल की तरह जाग कर बिताई। मैं अपने कमरे में चक्कर काटता रहा, पर यह उलझन किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ों की कीमत के उपहारों को छोड़ना मुझे कठिन मालूम होता था और रखना उससे भी अधिक। मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे ये चीजें नहीं रखनी चाहिए। पारसी रुस्तम जी को यदि इन गहनों का ट्रस्टी नियुक्त करके उनके नाम लिखे जाने वाले पत्र का मसविदा मैंने तैयार किया और सवेरे स्त्री पुत्र आदि से सलाह करके अपना बोझ हल्का करने का निश्चय किया। मैं ये जानता था कि धर्म पत्नी को समझाना कठिन होगा, बच्चों को समझाने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास था। अतः उन्हें इस मामले में वकील बनाने का मैंने निश्चय किया। लड़के तो तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा कि हमें इन गहनों की आवश्यकता नहीं है, हमें ये सब लौटा देना चाहिए, और जीवन में कभी हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता हुई तो क्या हम स्वयं खरीद न सकेंगे। मैं खुश हुआ। मैंने पूछा, तो तुम अपनी मां को समझाओगे ना?
जरूर जरूर, ये काम आप हमारा समझिए। उसे कौन से गहने पहनने हैं, वो तो हमारे ही लिए रखना चाहती है और हमें उसकी जरूरत नहीं, फिर वो क्यों हट करेगी। पर काम जितना सोचा था उससे अधिक कठिन सिद्ध हुआ। भले आपको जरूरत ना हो, आपके लड़कों को भी ना हो, बच्चों को तो जिस रास्ते लगा दो उसी रास्ते वो लग जाते हैं। भले मुझे भी न पहनने दें, पर मेरी बहुओं का क्या होगा? उनके तो ये चीजें काम आएंगी ना। और कौन जानता है कि कल क्या हो। इतने प्रेम से दी गई चीजें वापस नहीं की जा सकती। पत्नी की वाग्धरा चली और उसके साथ अश्रुधारा मिल गई, लेकिन बच्चे दृढ़ रहे और मुझे तो डिगना था ही नहीं। मैंने धीरे से कहा, बच्चों का ब्याह तो होने दो, हमें कौन सा उन्हें बचपन में ब्याहना है। बड़े होने पर तो स्वयं वही करेंगे वो जो वो चाहेंगे, और हमें कहाँ गहनों की शौकीन बहुएं खोजनी है। इतने पर भी कुछ कराना ही पड़ा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा। हाँ हाँ, जानती हूं आपको, मेरे गहने भी तो आप ही ने ले लिए थे ना। जिन्होंने मुझे सुख से न पहनने दिए वो मेरी बहुओं के लिए क्या लाएंगे। और लड़कों को भी आप अभी से बैरागी बना रहे हैं। ये गहने वापस नहीं दिए जा सकते। और मेरे हार पर आपका क्या अधिकार है? मैंने पूछा, पर यह हार तुम्हारी सेवा के बदले में मिला है या मेरी सेवा के बदले में? कुछ भी हो, आपकी सेवा मेरी भी सेवा हुई। मुझसे आपने रात दिन जो मजदूरी करवाई वो क्या सेवा में शुमार न होगा? मुझे रुला कर भी आपने हर किसी को घर में ठहराया और उसकी चाकरी करवाई, उसे क्या कहेंगे? ये सारे बाण नुकीले थे, इनमें से कुछ चुभते थे, पर गहने तो मुझे वापस करने ही थे। बहुत सी बातों में मैं जैसे तैसे कस्तूरबा की सहमति प्राप्त कर सका। सन 1896 और 1901 में मिली हुई भेंटें मैंने लौटा दी। उनका ट्रस्ट बना और सार्वजनिक काम के लिए उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियों की इच्छा अनुसार न किया जाए, इस शर्त के साथ वो बैंक में रख दी गईं। इन गहनों को बेचने के निमित्त से मैं कई बार पैसे इकट्ठे कर सका हूं। आज भी आपत्ति कोष के रूप में ये धन मौजूद है और उसमें वृद्धि होती रहती है। अपने इस कार्य पर मुझे कभी पश्चाताप नहीं हुआ। दिन बीतने पर कस्तूरबा को भी इसके औचित्य की प्रतीति हो गई। इससे हम बहुत से लालचों से बच गए हैं। मेरा ये मत बना कि सार्वजनिक सेवक के लिए निजी भेंटें नहीं हो सकती। देश में कांग्रेस प्रथम बार। हिंदुस्तान पहुंचने पर थोड़ा समय मैंने घूमने फिरने में बिताया। ये सन 1901 का जमाना था। उस साल की कांग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। दिनशा एदलजी वाच्छा उसके अध्यक्ष थे। मुझे कांग्रेस में तो जाना ही था। कांग्रेस का ये मेरा पहला अनुभव था। हम कलकत्ते पहुंचे। अध्यक्ष आदि नेताओं को नागरिक धूमधाम से ले गए। मैंने किसी स्वयं सेवक से पूछा, मुझे कहाँ जाना चाहिए? वो मुझे रिपन कॉलेज ले गया। वहां बहुत से प्रतिनिधि ठहराए गए थे। मेरे सौभाग्य से मैं जिस विभाग में था उसी में लोकमान्य तिलक भी रुके हुए थे। मुझे याद पड़ता है कि वो एक दिन बाद पहुंचे थे। जहां लोकमान्य हो वहां छोटा सा दरबार तो लग ही जाता था। मैंने अनेक स्वयं सेवकों से दोस्ती की। उनसे दक्षिण अफ्रीका की कुछ बातें की, जिससे वो जरा शर्मिंदा हुए। मैंने उन्हें सेवा का मर्म समझाने का प्रयत्न किया। वे कुछ समझे, पर सेवा की अभिरुचि कुकर मुत्ते की तरह बात की बात में तो उत्पन्न नहीं होती। उसके लिए इच्छा चाहिए और बाद में अभ्यास। इन भोले और भले स्वयं सेवकों में इच्छा तो बहुत थी, पर तालीम और अभ्यास वो कहां से पाते? कांग्रेस साल में 3 दिन के लिए इकट्ठा होकर फिर सो जाती थी। साल में 3 दिन की तालीम से कितना सीखा जा सकता था? जैसे स्वयं सेवक थे वैसे ही प्रतिनिधि। उन्हें भी इतने ही दिनों की तालीम मिलती थी। वे अपने हाथ से कोई काम नहीं करते थे। सब बातों में उनके हुक्म छूटते थे। स्वयं सेवक ये लाओ, स्वयं सेवक वो लाओ, बस यही चला करता था। अखा भगत के अदकेरा अंग, अतिरिक्त अंग का भी ठीक ठीक अनुभव हुआ। छुआछूत को मानने वाले वहां बहुत थे। द्रविड़ी रसोई बिल्कुल अलग थी। उन प्रतिनिधियों को तो दृष्टि दोष भी लगता था। उनके लिए कॉलेज के अहाते में चटाइयों द्वारा रसोई घर बनाया गया था। उसमें धुआं इतना रहता था कि आदमी का दम घुट जाए। खाना पीना सब उसके अंदर। रसोई घर क्या था? तिजोरी थी, जो कहीं से भी खुली न थी। मुझे ये वर्ण धर्म उल्टा लगा। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि जब इतनी छुआछूत रखते हैं तो उन्हें भेजने वाले लोग कितनी रखते होंगे? इस प्रकार का त्रैराशिक लगाने से जो उत्तर मिला उस पर मैंने लंबी सांस ली। गंदगी की हद नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी फैल रहा था। पाखाने कम थे। उनकी दुर्गंध मुझे आज भी हैरान करती है। मैंने एक स्वयं सेवक को ये सब दिखलाया। उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि ये तो भंगी का काम है। मैंने झाड़ू मांगा। वो मेरा मुंह ताकता रहा। मैंने झाड़ू खोज निकाला और पाखाना साफ किया। पर यह तो मेरी अपनी सुविधा के लिए था।
भीड़ इतनी ज्यादा थी और पाखाने इतने कम कि हर बार उपयोग के बाद उनकी सफाई होना जरूरी थी। ये मेरे अकेले की शक्ति के बाहर की बात थी। कांग्रेस के अधिवेशन को 1-2 दिन की देर थी। मैंने निश्चय किया कि कांग्रेस के कार्यालय में मेरी सेवा स्वीकार की जाए तो सेवा करूं और अनुभव लूं। श्री भूपेंद्र नाथ बसु और श्री घोषाल मंत्री थे। मैं भूपेंद्र नाथ के पास पहुंचा और सेवा की मांग की। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, मेरे पास तो कोई काम नहीं, पर शायद मिस्टर घोषाल आपको कुछ काम दे सकेंगे। आप उनके पास जाइए। मैं घोषाल बाबू के पास गया। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और जरा हंसकर पूछा, मेरे पास तो क्लर्क का काम है, करेंगे आप? मैंने उत्तर दिया, अवश्य करूंगा। मेरी शक्ति से बाहर न हो ऐसा हर काम करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। नौजवान यही सच्ची भावना है। और बगल में खड़े स्वयं सेवकों की ओर देखकर बोले, सुनते हो ये युवक क्या कह रहा है? फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, तो देखिए, ये तो है पत्रों का ढेर और ये मेरे सामने कुर्सी, इस पर आप बैठिए। आप देखते हैं कि मेरे पास सैकड़ों आदमी आते रहते हैं। मैं उनसे मिलूं या इन बेकार पत्र लिखने वालों को उनके पत्रों का जवाब लिखूं? मेरे पास ऐसा कोई क्लर्क नहीं जिनसे ये काम ले सकूं। इन सब पत्रों में से बहुत में काम की एक भी बात नहीं होगी। पर आप सबको देख जाइए। जिसकी पहुंच भेजना उचित समझें उसकी पहुंच भेज दीजिए। जिसके जवाब के बारे में मुझसे पूछना जरूरी हो मुझसे पूछ लीजिए। मैं तो इस विश्वास से मुग्ध हो गया। श्री घोषाल मुझे पहचानते न थे। नाम धाम जानने का काम तो उन्होंने बाद में किया। पत्रों का ढेर साफ करने का काम मुझे बहुत आसान लगा। अपने सामने रखे हुए ढेर को मैंने तुरंत निपटा दिया। घोषाल बाबू खुश हुए। उनका स्वभाव बातूनी था। मैं देखता था कि बातों में वे अपना बहुत सा समय देते थे। मेरा इतिहास जानने के बाद तो मुझे क्लर्क का काम सौंपने के लिए वो कुछ लज्जित हुए, पर मैंने उन्हें निश्चिंत किया। कहां आप और कहां मैं? आप कांग्रेस के पुराने सेवक हैं, मेरे गुरुजन। मैं एक अनुभवहीन नवयुवक हूं। ये काम सौंप कर आपने मुझ पर उपकार किया है, क्योंकि मुझे कांग्रेस में काम करना है। उसके कामकाज को समझने का आपने मुझे अलभ्य अवसर दिया है। घोषाल बाबू बोले, असल में यही सच्ची वृत्ति है, पर आज के नवयुवक इसे नहीं मानते। वैसे मैं तो कांग्रेस को उसके जन्म से जानता हूं। उसे जन्म देने में मिस्टर ह्यूम के साथ मेरा भी हिस्सा था। हमारे बीच अच्छी मित्रता हो गई। दोपहर के भोजन में उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। घोषाल बाबू के बटन भी बैरा लगाता था। ये देखकर बैरे का काम मैंने ही ले लिया। मुझे वो पसंद था। बड़ों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर था। कुछ ही दिनों में मुझे कांग्रेस की व्यवस्था का ज्ञान हो गया। कई नेताओं से भेंट हुई। गोखले, सुरेंद्रनाथ आदि योद्धा आते जाते थे। मैं उनकी रीति नीति देख सका। वहां समय की जो बर्बादी होती थी उसे मैंने अनुभव किया। अंग्रेजी भाषा का प्राबल्य भी देखा। इससे उस समय मुझे दुख भी हुआ। मैंने देखा कि एक आदमी से हो सकने वाले काम में अनेक आदमी लग जाते हैं, और ये भी देखा कि कितने ही महत्वपूर्ण काम कोई नहीं करता। मेरा मन इस सारी स्थिति की टीका किया करता, पर चित्त उदार था, इसलिए वो मान लेता था कि जो हो रहा है उसमें अधिक सुधार संभव न होगा। फलतः मन में किसी के प्रति अरुचि पैदा न होती थी। कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। पंडाल का भव्य दृश्य, स्वयं सेवकों की कतारें, मंच पर नेताओं की उपस्थिति इत्यादि देखकर मैं घबरा गया। इस सभा में मेरा पता कहां लगेगा, ये सोचकर मैं अकुला उठा। सभापति का भाषण तो एक पुस्तक ही थी। स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पूरा पढ़ा जा सके, अतः उसके कुछ अंश ही पढ़े गए। बाद में विषय निर्वाचित समिति के सदस्य चुने गए। उसमें गोखले मुझे ले गए थे। सर फिरोज शाह ने मेरा प्रस्ताव लेने की स्वीकृति तो दे दी थी, पर उसे कांग्रेस के विषय निर्वाचित समिति में कौन प्रस्तुत करेगा और कब करेगा, ये सोचता हुआ मैं समिति में बैठा रहा। हर एक प्रस्ताव पर लंबे लंबे भाषण होते थे, सब अंग्रेजी में। हर एक के साथ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जुड़े थे। इस नक्कार खाने में मेरी तूती की आवाज कौन सुनेगा? ज्यों-ज्यों रात बीतती जाती थी, त्यों-त्यों मेरा दिल धड़कता जाता था। मुझे याद आता है कि अंत में पेश होने वाले प्रस्ताव आजकल के विमानों की गति से चल रहे थे। सब कोई भागने की तैयारी में था। रात के 11 बज गए थे। मुझे बोलने की हिम्मत न थी। मैं गोखले से मिल चुका था और उन्होंने मेरा प्रस्ताव देख लिया था। उनकी कुर्सी के पास जाकर मैंने धीरे से कहा, मेरे लिए कुछ कीजिएगा। उन्होंने कहा, आपके प्रस्ताव को मैं भूला नहीं हूं। यहाँ की उतावली आप देख रहे हैं, पर मैं इस प्रस्ताव को भूलने नहीं दूंगा। सर फिरोज शाह बोले, कहिए, सब काम निबट गया ना? गोखले बोल उठे, दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव तो बाकी ही है। मिस्टर गांधी कब से बैठे राह देख रहे हैं। सर फिरोज शाह ने पूछा, आप उस प्रस्ताव को देख चुके हैं? हाँ। आपको वो पसंद आया? जी, काफी अच्छा है।
ठीक है गांधी, पढ़ो। मैंने कांपते हुए अपना प्रस्ताव पढ़ के सुनाया। गोखले ने उसका समर्थन किया। सब बोल उठे, सर्वसम्मति से पास। वाच्छा बोले, गांधी तुम 5 मिनट लेना। इस दृश्य से मुझे प्रसन्नता न हुई। किसी ने भी मेरे प्रस्ताव को समझने का कष्ट नहीं उठाया। सब जल्दी में थे। गोखले ने प्रस्ताव देख लिया था, इसलिए दूसरों को देखने सुनने की आवश्यकता प्रतीत न हुई। सवेरा हुआ तो मुझे अपने भाषण की फिक्र थी। 5 मिनट में मैं क्या बोलूंगा? मैंने तैयारी तो अच्छी कर ली थी, पर उपयुक्त शब्द सूझते न थे। लिखित भाषण न पढ़ने का मेरा निश्चय था, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में भाषण करने की जो प्रवीणता मुझ में आई थी, उसे मैं यहां खो बैठा था। मेरे प्रस्ताव का समय आने पर सर दिनशा ने मेरा नाम पुकारा। मैं खड़ा हुआ। मेरा सर चकराने लगा। जैसे तैसे मैंने प्रस्ताव पढ़ा। किसी कवि ने अपनी कविता छपवाकर सब प्रतिनिधियों में बांटी थी। उसमें परदेश जाने की और समुद्र यात्रा की स्तुति थी। वो मैंने पढ़कर सुनाई और दक्षिण अफ्रीका के दुखों की थोड़ी चर्चा की। इतने में सर दिनशा की घंटी बजी। मुझे विश्वास था कि मैंने अभी 5 मिनट पूरे नहीं किए हैं। मुझे पता न था कि ये घंटी मुझे चेताने के लिए 2 मिनट पहले बजा दी गई थी। मैंने बहुतों को आधा आधा पौन घंटे बोलते देखा था और घंटी नहीं बजी। मुझे दुख तो हुआ। घंटी बजते ही मैं बैठ गया। पर उक्त काव्य में सर फिरोज शाह को उत्तर मिल गया। ऐसा मेरी अल्प बुद्धि ने उस समय मान लिया। प्रस्ताव पास होने के बारे में तो पूछना ही क्या था। उन दिनों दर्शक और प्रतिनिधि भेद क्वचित ही किया जाता था। प्रस्तावों का विरोध करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। सब हाथ उठाते ही थे। सारे प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से ही प्राप्त होते थे। मेरा भी इसी तरह हुआ। इसीलिए मुझे प्रस्ताव का महत्व नहीं जान पड़ा। फिर भी कांग्रेस में मेरा प्रस्ताव पास हुआ, ये बात ही मेरे आनंद के लिए पर्याप्त थी। जिस पर कांग्रेस की मुहर लग गई, उस पर सारे भारत की मुहर है, ये ज्ञान किसके लिए पर्याप्त न होगा। लॉर्ड कर्जन का दरबार। कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ, पर मुझे तो दक्षिण अफ्रीका के काम के लिए कलकत्ते में रहकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि मंडलों से मिलना था। इसलिए मैं कलकत्ते में 1 महीना ठहरा। इस बार मैंने होटल में ठहरने के बदले परिचय प्राप्त करके इंडिया क्लब में ठहरने की व्यवस्था की। इस क्लब में अग्रगण्य भारतीय उतरा करते थे। इससे मेरे मन में ये लोभ था कि उनसे मेलजोल बढ़ाकर मैं उनकी दक्षिण अफ्रीका के काम के लिए दिलचस्पी पैदा कर सकूंगा। इस क्लब में गोखले हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी बिलियर्ड खेलने आया करते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कलकत्ते में ठहरने वाला हूं, उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए निमंत्रित किया। मैंने उनका निमंत्रण साभार स्वीकार तो किया, पर मुझे अपने आप वहां जाना ठीक नहीं लगा। 1-2 दिन बाट जोहता रहा। इतने में गोखले खुद आकर मुझे अपने साथ ले गए। मेरा संकोच देखकर उन्होंने कहा, गांधी, तुम्हें इस देश में रहना है, अतएव ऐसी शर्म से काम नहीं चलेगा। जितने अधिक लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा सको, तुम्हें बढ़ाना चाहिए। मुझे तुमसे कांग्रेस का काम लेना है। गोखले के स्थान पर जाने से पहले इंडिया क्लब का एक अनुभव यहां देता हूं। उन्हीं दिनों लॉर्ड कर्जन का दरबार हुआ। उसमें जाने वाले कोई राजा महाराजा इस क्लब में ठहरे हुए थे। क्लब में तो मैं उनको हमेशा सुंदर बंगाली धोती कुर्ता और चादर की पोशाक में देखता था। आज उन्होंने पतलून, चोगा, खानसामों की सी पगड़ी और चमकीले बूट पहने थे। ये देखकर मुझे दुख हुआ और मैंने इस परिवर्तन का कारण पूछा। जवाब मिला, हमारा दुख हम ही जानते हैं। अपनी संपत्ति और अपनी उपाधियों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो अपमान सहने पड़ते हैं, उन्हें आप कैसे जान सकते हैं? पर ये खानसामे जैसी पगड़ी और ये बूट किस लिए? हम में और खानसामों में आपने क्या फर्क देखा? वे हमारे खानसामा हैं तो हम लॉर्ड कर्जन के खानसामा हैं। यदि मैं दरबार में अनुपस्थित रहूं तो मुझे उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अपनी साधारण पोशाक पहनकर जाऊं तो वो अपराध माना जाएगा। और वहां जाकर भी क्या मुझे लॉर्ड कर्जन से बात करने का अवसर मिलेगा? कदापि नहीं। मुझे इस स्पष्ट वक्ता भाई पर दया आई। ऐसे ही प्रसंग वाला एक और दरबार मुझे याद आ रहा है। जब काशी के हिंदू विश्वविद्यालय की नींव लॉर्ड हॉर्डिंग के हाथों रखी गई, तब उनका दरबार हुआ था। उसमें राजा महाराजा तो आए ही थे, साथ ही भारत भूषण मालवीय जी ने मुझसे भी उसमें उपस्थित रहने का विशेष आग्रह किया था। मैं वहां गया था। केवल स्त्रियों को ही शोभा देने वाली राजा महाराजाओं की पोशाकें देखकर मुझे दुख हुआ। रेशमी पाजामे, रेशमी अंगरखे और गले में हीरे मोती की मालाएं, हाथ पर बाजूबंद और पगड़ी पर हीरे मोती की झालरें, इन सब के साथ कमर में सोने की मूठ वाली तलवार लटक रही थी। किसी ने बताया कि ये चीजें उनके राज्य अधिकार की नहीं हैं,
बल्कि उनकी गुलामी की निशानियां थीं। मैं मानता था कि ऐसी नामर्दी सूचक आभूषण वे स्वेच्छा से पहनते होंगे, पर मुझे पता चला कि ऐसे सम्मेलनों में अपने सब मूल्यवान आभूषण पहनकर जाना राजाओं के लिए अनिवार्य था। मुझे ये भी मालूम हुआ कि कईयों को ऐसे आभूषण पहनने से घृणा थी और ऐसे दरबार के अवसरों को छोड़कर अन्य किसी अवसर पर वे इन गहनों को पहनते भी नहीं थे। इस बात में कितनी सच्चाई थी सो मैं नहीं जानता। वे दूसरे अवसरों पर पहनते हों या न पहनते हों, क्या वायसराय के दरबार में और क्या दूसरी जगह औरतों को ही शोभा देने वाले आभूषण पहनकर जाना पड़े, ये पर्याप्त दुख की बात थी। धन, सत्ता और मान मनुष्य से कितने पाप और अनर्थ कराते हैं। बंबई में स्थिर होना। गोखले की बड़ी इच्छा थी कि मैं बंबई में बस जाऊं, वहां बैरिस्टर का धंधा करूं और उनके साथ सार्वजनिक सेवा में हाथ बटाऊं। उस समय सार्वजनिक सेवा का मतलब था कांग्रेस की सेवा। उनके द्वारा स्थापित संस्था का मुख्य कार्य कांग्रेस की व्यवस्था चलाना था। मेरी भी इच्छा यही थी, पर काम मिलने के बारे में मुझे आत्मविश्वास नहीं था। पिछले अनुभवों की याद भूली नहीं थी। खुशामद करना मुझे विष तुल्य लगता था। इस कारण पहले तो मैं राजकोट में ही रहा। वहां मेरे पुराने हितैषी और मुझे विलायत भेजने वाले केवल राम मावजी दवे थे। उन्होंने मुझे 3 मुकदमे सौंपे। 2 अपीलें काठियावाड़ के जुडिशियल असिस्टेंट के सम्मुख थीं और एक इब्तिदाई मुकदमा जामनगर में था। ये मुकदमा महत्वपूर्ण था। मैंने इस मुकदमे की जोखिम उठाने से आनाकानी की। इस पर केवल राम बोल उठे, हारेंगे तो हम हारेंगे ना, तुमसे जितना हो सके तुम करो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा ही ना। इस मुकदमे में मेरे सामने स्वर्गीय समर्थ थे। मैंने तैयारी ठीक की थी। यहाँ के कानून का तो मुझे बहुत ज्ञान नहीं था। केवल राम दवे ने मुझे इस विषय में पूरी तरह तैयार कर दिया था। मेरे दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले मित्र मुझे कहा करते थे कि सर फिरोज शाह मेहता को कानून शहादत ज़बानी याद है और यही उनकी सफलता की कुंजी है। मैंने इसे याद रखा था और दक्षिण अफ्रीका जाते समय यहाँ का कानून शहादत में टीका के साथ पढ़ गया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका का अनुभव तो मुझे था ही। मुकदमे में हम विजयी हुए। इससे मुझ में कुछ विश्वास पैदा हुआ। उक्त 2 अपीलों के बारे में मुझे शुरू से ही कोई डर न था। इससे मुझे लगा कि यदि बंबई जाऊं तो वहां भी वकालत करने में मुझे कोई दिक्कत न होगी। इस विषय पर आने से पहले थोड़ा अंग्रेज अधिकारियों के अविचार और अज्ञान का अपना अनुभव सुना दूं। जुडिशियल असिस्टेंट कहीं एक जगह टिककर नहीं बैठते थे। उनकी सवारी घूमती रहती थी। आज यहाँ कल वहां। जहां वे महाशय जाते थे वहीं वकीलों और मुवक्किलों को भी जाना होता था। वकील का मेहनताना जितना केंद्रीय स्थान पर होता उससे अधिक बाहर होता था। इसलिए मुवक्किल को सहज ही दुगुना खर्च पड़ जाता था। पर जज इसका विचार बिल्कुल न करता था। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। ऊपर बताए अनुसार सफलता मिलने के बाद भी मैं कुछ समय के लिए राजकोट में ही रहने की बात सोच रहा था। इतने में एक दिन केवल राम मेरे पास आए और बोले, गांधी, तुमको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, तुम्हें तो बंबई ही जाना होगा। लेकिन वहां मुझे पूछेगा कौन? क्या मेरा खर्च आप चलाएंगे? हाँ, मैं तुम्हारा खर्च चलाऊंगा। तुम्हें बड़े बैरिस्टर की तरह कभी कभी यहाँ ले आया करूंगा और लिखा पढ़ी वगैरह का काम तुमको वहां भेजता रहूंगा। बैरिस्टरों को छोटा बड़ा बनाना तो हम वकीलों का काम है ना। तुम अपनी योग्यता का प्रमाण तो जामनगर और बेरावल में दे ही चुके हो, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। तुम सार्वजनिक काम करने के लिए सिरजे गए हो। तुम्हें काठियावाड़ में दफन नहीं होने देंगे। कहो, कब रवाना होते हो? नेटाल से मेरे कुछ पैसे आने बाकी हैं, उनके आने पर चला जाऊंगा। पैसे 1-2 हफ्तों में आ गए और मैं बंबई पहुंचा। पेन, गिलबर्ट और सयानी के दफ्तर में चेम्बर्स किराए पर लिए और मुझे लगा कि अब मैं बंबई में स्थिर हो गया हूं। धर्म संकट। मैंने जैसे दफ्तर किराए पर लिया वैसे ही गिरगांव में घर भी लिया, पर ईश्वर ने मुझे स्थिर नहीं होने दिया। घर लिए अधिक दिन नहीं हुए थे कि मेरा दूसरा लड़का बहुत बीमार हो गया। उसे काला ज्वर ने जकड़ लिया। ज्वर उतरता न था, बेचैनी भी थी। फिर रात में सन्निपात के लक्षण भी दिखाई पड़े। इस बीमारी के पहले बचपन में उसे चेचक भी बहुत जोर की निकल चुकी थी। मैंने डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने कहा कि इसके लिए दवा बहुत कम उपयोगी होगी। इसे तो अंडे और मुर्गी का शोरबा देने की जरूरत है। मणिपाल की उम्र 10 साल थी। उससे मैं क्या पूछता? अभिभावक होने के नाते निर्णय मुझे करना था। डॉक्टर एक बहुत भले पारसी थे। मैंने कहा, डॉक्टर, हम सब अन्नाहारी हैं। मेरी इच्छा अपने लड़के को इन 2 में से एक भी चीज देने की नहीं होती। क्या दूसरा कोई उपाय नहीं? डॉक्टर बोले, आपके लड़के के प्राण संकट में हैं। दूध और पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर इससे पूरा पोषण नहीं मिलेगा।
जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुतेरे हिंदू कुटुंबों में जाता हूं, पर दवा के नाम पर तो उन्हें जो भी चीज दें वो ले लेते हैं। मैं सोचता हूं कि आप लड़के पर ऐसी सख्ती न करें तो अच्छा हो। आप कहते हैं सो ठीक है, आपको यही कहना भी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लड़का बड़ा होता तो मैं अवश्य ही उसकी इच्छा जानने का प्रयत्न करता और वो जो चाहता मैं उसे करने देता। यहाँ तो मुझे ही बालक के बारे में निर्णय करना है। मेरा ख्याल है कि मनुष्य के धर्म की परीक्षा ऐसे ही समय में होती है, सही हो या गलत, पर मैंने ये धर्म माना है कि मनुष्य को मांस आदि नहीं खाना चाहिए। जीवन के साधनों की भी सीमा होती है। कुछ बातें ऐसी है जो जीने के लिए भी हमें नहीं करनी चाहिए। मेरे धर्म की मर्यादा मुझे अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए ऐसे समय भी मांस का उपयोग करने से रोकती है। इसलिए मुझे वो जोखिम उठाना ही होगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। पर मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं। आपका उपचार तो मैं नहीं करूंगा, किंतु मुझे इस बच्चे की छाती नाड़ी आदि देखना नहीं आता। मुझे पानी के उपचारों का थोड़ा ज्ञान है। मैं उन उपचारों को अपनाना चाहता हूं, पर यदि आप बीच बीच में मणिलाल की तबीयत देखने आते रहेंगे और उसके शरीर में होने वाले फेर फारों की जानकारी मुझे देते रहेंगे तो मैं आपका उपकार मानूंगा। सज्जन डॉक्टर ने मेरी कठिनाई समझ ली और मेरी प्रार्थना के अनुसार मणिलाल को देखने आना कबूल कर लिया। यद्यपि मणिलाल स्वयं निर्णय करने की स्थिति में नहीं था, फिर भी मैंने उसे डॉक्टर के साथ हुई चर्चा उसे सुना दी और उससे कहा कि वो अपनी राय बताए। आप खुशी से पानी के उपचार कीजिए, मुझे न शोरबा पीना है न अंडे खाने हैं। इस कथन से मैं खुश हुआ। यद्यपि मैं समझता था कि मैंने उसे ये दोनों चीजें खिलाई भी होती तो वो खा भी लेता। मैं कूने के उपचार जानता था, उसके प्रयोग भी मैंने किए थे। मैं ये भी जानता था कि बीमारी में उपवास का बड़ा स्थान है। मैंने मणिलाल को कूने की रीति से कटी स्नान कराना शुरू किया। मैं उसे 3 मिनट से ज्यादा टब में नहीं रखता था। 3 दिन तक उसे केवल पानी मिलाए हुए संतरे के रस पर रखा। बुखार उतरता न था। रात में वो अंट संट बकता। तापमान 104 डिग्री तक जाता। मैं घबराया कि यदि बालक को खो बैठा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, बड़े भाई क्या कहेंगे, दूसरे डॉक्टर को क्यों न बुलाया जाए, वैद्य को क्यों न बुलाया जाए। अपनी ज्ञानहीन बुद्धि लड़ाने का माता पिता को क्या अधिकार है। एक ओर ऐसे विचार आते थे और दूसरी ओर इस तरह के विचार भी आते थे। हे जीव, जो तू अपने लिए करता वही लड़के के लिए भी करे तो परमेश्वर को संतोष होगा। तुझे पानी के उपचार पर श्रद्धा है, दवा पर नहीं। डॉक्टर रोगी को प्राणदान नहीं देता, वो भी तो एक प्रयोग ही करता है। जीवन की डोर तो ईश्वर के ही हाथ में है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर अपनी श्रद्धा रखकर तू अपना मार्ग मत छोड़। मन में इस तरह का मंथन चल रहा था। रात पड़ी। मैं मणिलाल को बगल में लेकर सोया था। मैंने उसे भिगोकर निचोड़ी हुई चादर में लपेटने का निश्चय किया। मैं उठा, चादर ली और उसे ठंडे पानी में भिगोया, निचोड़ा। उसमें उसे सिर से पैर तक लपेट दिया। ऊपर से 2 कंबल ओढ़ा दिए। सिर पर गीला तौलिया रखा। बुखार से शरीर तवे की तरह तप रहा था और बिल्कुल सूखा था। पसीना आता ही न था। मैं बहुत थक गया। मणिलाल को उसकी मां के जिम्मे करके मैं आधे घंटे के लिए चौपाटी पर चला गया, थोड़ी हवा खाकर ताजा होने और शांति प्राप्त करने के लिए। रात के करीब 10 बजे होंगे। लोगों का आना जाना कम हो गया था। मुझे बहुत कम होश था। मैं इस विचार के सागर में गोते लगा रहा था। हे ईश्वर, इस धर्म संकट में तू मेरी लाज रखना। राम राम की रटन तो मुंह में थी ही। थोड़े चक्कर लगाकर धड़कती छाती से मैं वापस आया। घर में पैर रखते ही मणिलाल ने मुझे पुकारा, बापू आप आ गए? हाँ भाई। मुझे अब इसमें से निकालिए ना, मैं जला जा रहा हूं। क्यों, क्या पसीना छूट रहा है? मैं तो भीग गया हूं बापू, अब मुझे निकालिए ना बापूजी। मैंने मणिलाल का माथा देखा। माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दी। बुखार कम हो रहा था। मैंने ईश्वर का आभार माना। मणिलाल, अब तुम्हारा बुखार चला जाएगा। अभी थोड़ा और पसीना नहीं आने दोगे? नहीं बापूजी, अब तो मुझे निकाल लीजिए, फिर दोबारा और लपेटना हो तो लपेट दीजिएगा। मुझे धीरज आ गया था, इसलिए उसे बातों में उलझाकर कुछ मिनट और निकाल दिए। उसके माथे से पसीने की धाराएं बह चली। मैंने चादर खोली, शरीर पोंछा और बाप बेटे साथ में सो गए। दोनों ने गहरी नींद ली। सवेरे मणिलाल का बुखार हल्का हो गया था। दूध, पानी और फलों के रस पर वो 40 दिन रहा। मैं निर्भय हो चुका था। ज्वर हठीला था पर वश में आ गया था। आज मेरे सब लड़कों में मणिलाल का शरीर सबसे अधिक सशक्त है। मणिलाल का निरोग होना राम की देन है, अथवा पानी के उपचार की, अल्पाहार की या सार संभाल की।
इसका निर्णय कौन कर सकता है? सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा चाहे करें। मैंने तो ये जाना कि ईश्वर ने मेरी लाज रखी और आज भी मैं यही मानता हूं। फिर दक्षिण अफ्रीका। मैंने देखा कि मेरा धंधा आर्थिक दृष्टि से मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक अच्छा चल निकला। दक्षिण अफ्रीका के मुवक्किल मुझे कुछ न कुछ काम देते रहते थे। मुझे लगा कि उससे मेरा खर्च सरलतापूर्वक चल जाएगा। मैंने सुस्थिर होने का निश्चय किया और थोड़ी स्थिरता अनुभव की कि अचानक दक्षिण अफ्रीका से तार मिला। चैम्बरलेन यहां आ रहे हैं, आपको आना चाहिए। मुझे अपने वचन का स्मरण तो था ही। मैंने तार दिया, मेरा खर्च भेजिए, मैं आने को तैयार हूं। उन्होंने तुरंत रुपए भेज दिए और मैं दफ्तर समेटकर रवाना हो गया। मैंने सोचा था कि मुझे 1 वर्ष तक तो सहज ही लग जाएगा, इसलिए बंगला रहने दिया जाए और बाल बच्चों को वहीं रखना उचित समझा। उस समय मैं मानता था कि जो नौजवान देश में कोई कमाई न करते हों और साहसी हों, उनके लिए परदेश चला जाना अच्छा है। इसलिए मैं अपने साथ 4-5 नौजवानों को लेता गया। उनमें मगनलाल गांधी भी थे। ये नहीं कहा जा सकता कि मैं डरबन एक दिन भी पहले पहुंचा। मेरे लिए वहां काम तैयार था। मिस्टर चैम्बरलेन के पास डेपुटेशन के जाने की तारीख निश्चित हो चुकी थी। मुझे उनके सामने पढ़ा जाने वाला प्रार्थना पत्र तैयार करना था और डेपुटेशन के साथ जाना था। चौथा भाग, किया कराया चौपट। मिस्टर चैम्बरलेन दक्षिण अफ्रीका से 3.5 करोड़ पौंड लेने आए थे तथा अंग्रेजों का और हो सके तो बोरों का मन जीतने आए थे। इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को नीचे लिखा ठंडा जवाब मिला। आप तो जानते ही हैं कि उत्तरदायी उपनिवेशों पर साम्राज्य सरकार का अंकुश नाम मात्र का ही है। आपकी शिकायतें तो सच्ची जान पड़ती हैं। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा, पर आपको जिस तरह भी बने यहाँ के गोरों को रिझाकर रहना है। जवाब सुनकर प्रतिनिधि ठंडे हो गए। मैं निराश हो गया। जब जागो तभी सवेरा मानकर फिर से श्री गणेश करना होगा, ये बात मेरे ध्यान में आ गई थी और मैंने साथियों को समझा दी थी। मिस्टर चैम्बरलेन का जवाब क्या गलत था? गोलमोल बातें कहने के बदले उन्होंने साफ बात कह दी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून उन्होंने थोड़े मीठे शब्दों में समझाया। पर हमारे पास लाठी थी ही कहां। हमारे पास तो लाठी के प्रहार झेलने लायक शरीर भी मुश्किल से थे। मिस्टर चैम्बरलेन कुछ हफ्ते ही रहने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका कोई छोटा सा प्रांत नहीं है, वो एक देश है, खंड है। अफ्रीका में तो अनेक उपखंड समाये हुए हैं। यदि कन्याकुमारी से श्रीनगर 1900 मील है तो डरबन से केप टाउन 1100 मील से कम नहीं। इस खंड में मिस्टर चैम्बरलेन को तूफानी दौरा करना था। वे ट्रांसवाल के लिए रवाना हुए। मुझे वहां के भारतीयों का केस तैयार करके उनके सामने पेश करना था। प्रिटोरिया किस तरह पहुंचा जाए, वहां मैं समय पर पहुंच सकूं, इसके लिए अनुमति प्राप्त करने का काम हमारे लोगों से हो सकने जैसा नहीं था। युद्ध के बाद ट्रांसवाल उजाड़ जैसा हो गया था। वहां न खाने को अन्न था, न पहनने ओढ़ने को कपड़े। खाली और बंद पड़ी हुई दुकानों को माल से भरना और खुलवाना था। ये धीरे धीरे ही हो सकता था। जैसे जैसे माल इकट्ठा होता जाए वैसे वैसे ही घर बार छोड़कर भागे हुए लोगों को वापस आने दिया जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक ट्रांसवाल वासी को परवाना लेना पड़ता था। गोरों को तो परवाना मांगते ही मिल जाता था। मुसीबत हिंदुस्तानियों की थी। हबशियों से संबंध रखने वाला एक अलग विभाग पहले से था। ऐसी दशा में एशिया वासियों के लिए भी एक विभाग क्यों न हो? दलील ठीक मानी गई। ये नया विभाग मेरे दक्षिण अफ्रीका पहुंचने से पहले खुल चुका था और धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा था। हिंदुस्तानियों को इस विभाग में अर्जी देनी पड़ती थी। फिर बहुत दिनों बाद उसका उत्तर मिलता था। ट्रांसवाल जाने की इच्छा रखने वाले लोग ज्यादा थे, अतएव उनके लिए दलाल खड़े हो गए। इन दलालों और अधिकारियों के बीच गरीब हिंदुस्तानियों के हजारों रुपए लुट गए। मुझसे कहा गया कि बिना वसीले के परवाना मिलता ही नहीं और कई बार तो वसीले या जरिए के होते हुए भी प्रति व्यक्ति 100-100 पौंड तक खर्च हो जाते हैं। इसमें मेरा ठिकाना कहाँ लगता? मैं अपने पुराने मित्र डरबन के पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचा और उनसे कहा, आप मेरा परिचय परवाना देने वाले अधिकारी से करवा दीजिए और मुझे परवाना दिला दीजिए। आप ये तो जानते हैं कि मैं ट्रांसवाल में रहा हूं। वे तुरंत सिर पर टोप रखकर मेरे साथ आए और मुझे परवाना दिला दिया। मेरी ट्रेन छूटने में मुश्किल से 1 घंटा बाकी था। मैंने सामान वगैरह रखा था। सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर का आभार मानकर मैं प्रिटोरिया के लिए रवाना हो गया। मुझे कठिनाइयों का ठीक ठीक अंदाजा हो गया था। मैं प्रिटोरिया पहुंचा, प्रार्थना पत्र तैयार किया। डरबन में प्रतिनिधियों के नाम किसी से पूछे गए सो मुझे याद नहीं।
लेकिन यहाँ नया विभाग काम कर रहा था, इसलिए प्रतिनिधियों के नाम पहले से पूछ लिए गए थे। इसका हेतु अलग रखना था, ऐसा प्रेटोरिया के हिंदुस्तानियों को पता चल गया था। इसी अरसे में श्री मदनजीत ने इंडियन ओपिनियन अखबार निकालने का विचार किया। उन्होंने मेरी सलाह और सहायता मांगी। छापा खाना तो वे चला ही रहे थे, अखबार निकालने के विचार से मैं सहमत हुआ। सन 1904 में इस अखबार का जन्म हुआ। मनसुख लाल नाजर इसके संपादक बने, पर संपादन का सच्चा बोझ मुझ पर पड़ा। मेरे भाग्य में प्रायः हमेशा दूर से ही अखबार की व्यवस्था संभालने का योग रहा है। मनसुख लाल नाजर संपादक का काम न कर सकें, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने देश के कई अखबारों के लिए लेख लिखे थे, पर दक्षिण अफ्रीका के अटपटे प्रश्नों पर मेरे रहते उन्होंने स्वतंत्र लेख लिखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने मेरी विवेक शक्ति पर अत्यधिक विश्वास किया, अतएव जिन जिन विषयों पर कुछ लिखना जरूरी होता, उन पर लिखकर भेजने का बोझ वो मुझ पर डाल देते। ये अखबार साप्ताहिक था, जैसा कि आज भी है। आरंभ में तो वो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था, पर मैंने देखा कि तमिल और हिंदी विभाग नाम मात्र के थे। मुझे लगा कि उनके द्वारा समाज की कोई सेवा नहीं होती। उन विभागों को रखने में मुझे असत्य का आभास हुआ, अतएव उन्हें बंद करके मैंने शांति प्राप्त की। मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि इस अखबार में मुझे कुछ अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि अगर मैं पैसे ना दूं तो अखबार चल ही नहीं सकता। मैं अखबार का संपादक नहीं था, फिर भी हिंदुस्तानी और गोरे दोनों ये जानने लग गए थे कि उसके लेखों के लिए जिम्मेदार मैं था। अखबार न निकलता तो भी कोई हानि न होती, पर निकलने के बाद उसके बंद होने से हिंदुस्तानियों की बदनामी होगी और समाज को जो हानि पहुंचेगी, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं उसमें पैसे उंडेलता गया और कहा जा सकता है कि ऐसा समय भी आया जब मेरी पूरी बचत उस पर खर्च हो जाती थी। मुझे उस समय की याद है जब मुझे हर महीने 75 पौंड भेजने पड़ते थे। किंतु इतने वर्षों के बाद मुझे लगता है कि इस अखबार ने हिंदुस्तानी समाज की अच्छी सेवा की है। इससे धन कमाने का विचार तो शुरू से ही किसी का नहीं था। जब तक वो मेरे अधीन था, उसमें किए गए परिवर्तन मेरे जीवन में हुए परिवर्तनों के द्योतक थे। जिस तरह आज यंग इंडिया और नवजीवन मेरे जीवन के कुछ अंशों के निचोड़ का रूप है, उसी तरह इंडियन ओपिनियन था। उसमें मैं प्रति सप्ताह अपनी आत्मा उंडेलता था और जिसे मैं सत्याग्रह के रूप से पहचानता था, उसे समझाने का प्रयत्न करता था। जेल के समयों को छोड़कर 10 वर्षों के अर्थात सन 1914 तक के इंडियन ओपिनियन का शायद ही कोई ऐसा अंक होगा जिसमें मैंने कुछ न लिखा हो। इनमें मैंने एक भी ऐसा शब्द बिना विचारे या बिना तोले लिखा हो, या किसी को केवल खुश करने के लिए लिखा हो अथवा जानबूझकर अतिशयोक्ति की हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। मेरे लिए ये अखबार संयम की तालीम सिद्ध हुआ। मित्रों के लिए वो मेरे विचारों को जानने का माध्यम बन गया। आलोचकों को उसमें से आलोचना के लिए बहुत कम सामग्री मिल पाती थी। मैं जानता हूं कि उसके लेख आलोचकों को अपनी कलम पर अंकुश रखने के लिए बाध्य करते थे। इस अखबार के बिना सत्याग्रह की लड़ाई चल नहीं सकती थी। पाठक समाज इस अखबार को अपना समझकर इसमें से लड़ाई का और दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की दशा का सही हाल जानता था। फीनिक्स की स्थापना। सबसे पहले तो मैंने वेस्ट से बात की। इंडियन ओपिनियन को एक खेत पर ले जाना चाहिए, जहां सब अपने खान पान के लिए आवश्यक खर्च समान रूप से लें। सब अपने अपने हिस्से की खेती करें और बाकी के समय में इंडियन ओपिनियन का काम करें। वेस्ट ने सुझाव को स्वीकार किया। हर एक के भोजन आदि का खर्च कम से कम 3 पौंड हो, ऐसा हिसाब बिठाया। इसमें गोरे काले का भेद नहीं रखा गया था, लेकिन प्रेस में तो लगभग 10 कार्यकर्ता थे। एक सवाल ये था कि सबके लिए जंगल में बसना अनुकूल होगा या नहीं, और दूसरा सवाल ये कि सब खाने पहनने की आवश्यक सामग्री बराबरी से लेने के लिए तैयार होंगे या नहीं। हम दोनों ने तो ये निश्चय किया कि जो इस योजना में सम्मिलित न हो सके, वे अपने वेतन लें, और आदर्श ये रहे कि धीरे धीरे सब संस्था में रहने वाले बन जाएं। इस दृष्टि से मैंने कार्यकर्ताओं से बातचीत शुरू की। मदनजीत के गले तो ये बात उतरी ही नहीं। उन्हें डर लगा कि जिस चीज में उन्होंने अपनी आत्मा उंडेल दी थी, वो मेरी मूर्खता से 1 महीने के अंदर मिट्टी में मिल जाएगी। इंडियन ओपिनियन नहीं चलेगा और प्रेस भी नहीं चलेगा। काम करने वाले भाग जाएंगे। मेरे भतीजे छगनलाल गांधी इस प्रेस में काम करते थे। मैंने वेस्ट के साथ उनसे भी बात की। उन पर कुटुंब का बोझ था, किंतु उन्होंने बचपन से ही मेरे अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करना और काम करना पसंद किया था। मुझ पर उनका पूरा विश्वास था, अतएव बिना किसी दलील के वे इस योजना में सम्मिलित हो गए और आज तक मेरे साथ हैं।
तीसरे गोविंद स्वामी नामक एक मशीन चलाने वाले भाई थे, वे भी इसमें शरीक हुए। दूसरे यद्यपि संस्थावासी नहीं बने, तो भी उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं जहां भी प्रेस ले जाऊंगा वे वहां आएंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह कार्यकर्ताओं से बातचीत करने में 2 से अधिक दिन लगे होंगे। तुरंत ही मैंने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपवाया कि डरबन के पास किसी भी स्टेशन से लगी हुई जमीन के एक टुकड़े की जरूरत है। जवाब में फीनिक्स की जमीन का संदेशा मिला। वेस्ट के साथ मैं उसे देखने गया। 7 दिन के अंदर 20 एकड़ जमीन ली। उसमें एक छोटा सा पानी का नाला था, नारंगी और आम के कुछ पेड़ थे और साथ ही 80 एकड़ का दूसरा एक टुकड़ा था। उसमें विशेष रूप से फलों वाले पेड़ और एक झोंपड़ा था। थोड़े दिनों बाद उसे भी खरीद लिया। दोनों को मिलाकर 1000 पौंड दिए। कुछ हिंदुस्तानी बढ़ई और सिलावट जो मेरे साथ बोअर की लड़ाई में सम्मिलित हुए थे, इस काम के लिए मिल गए। उनकी मदद से कारखाना बनना शुरू हुआ। 1 महीने में मकान तैयार। वो 75 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा था। वेस्ट आदि शरीर को संकट में डालकर राज और बढ़ई के साथ लगे। फीनिक्स में घास खूब थी, बस्ती बिल्कुल नहीं। इससे सांपों का खतरा था। आरंभ में तो तंबू गाड़कर सब उन्हीं में रहे थे। मुख्य घर के तैयार होने पर 1 हफ्ते के अंदर अधिकांश सामान बैलगाड़ियों की मदद से फीनिक्स लाया गया। डरबन और फीनिक्स के बीच 13 मील का फासला था। फीनिक्स स्टेशन से 2.5 मील दूर था। सिर्फ 1 ही हफ्ता इंडियन ओपिनियन को मर्क्यूरी प्रेस में छपाना पड़ा। मेरे साथ जितने भी सगे संबंधी आदि आए थे और व्यापार धंधे में लग गए थे, उन्हें अपने मत का बनाने और फीनिक्स में भर्ती करने का प्रयत्न मैंने शुरू किया। ये तो सब धन संग्रह करने का हौसला लेकर दक्षिण अफ्रीका आए थे। इन्हें समझाने का काम कठिन था, पर कुछ लोग समझे। उन सब में आज मैं मगनलाल गांधी का नाम अलग से लेता हूं, क्योंकि दूसरे जो समझे थे वे तो कम ज्यादा समय फीनिक्स में रहने के बाद फिर से द्रव्य संचय में व्यस्त हो गए। मगनलाल गांधी अपना धंधा समेटकर जब से मेरे साथ रहने आए, तब से बराबर मेरे साथ रहे। अपने बुद्धि बल से, त्याग शक्ति से और अनन्य भक्ति से वे मेरे आंतरिक प्रयोगों के आरंभ के साथियों में आज मुख्य पद के अधिकारी हैं और स्वयं शिक्षित कारीगर के नाते मेरे विचार में वे उनके बीच अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस प्रकार सन 1904 में फीनिक्स की स्थापना हुई और अनेक विडंबनाओं के बीच भी फीनिक्स संस्था तथा इंडियन ओपिनियन दोनों अब तक टिके हुए हैं। जाको राखे साइयां। अब जल्दी ही हिंदुस्तान जाने की अथवा वहां जाकर स्थिर होने की आशा मैंने छोड़ दी थी। मैं तो पत्नी को 1 साल का आश्वासन देकर वापस दक्षिण अफ्रीका आया था। साल तो बीत गया, पर मेरे वापस लौटने की संभावना दूर चली गई। अतएव मैंने बच्चों को बुला लेने का निश्चय किया। बच्चे आ गए। घर में परिवर्तन और बाल शिक्षा। डरबन में मैंने जो घर बसाया था उसमें परिवर्तन तो किए ही थे, खर्च अधिक रखा था, फिर भी झुकाव सादगी की ओर ही था। किंतु जोहानिसबर्ग में सर्वोदय के विचारों ने अधिक परिवर्तन करवाए। बैरिस्टर के घर में जितनी सादगी रखी जा सकती थी उतनी तो रखनी शुरू कर ही दी। फिर भी कुछ साज सामान के बिना काम चलाना मुश्किल था। सच्ची सादगी तो मन की बढ़ी। हर एक काम अपने हाथों से करने का शौक बढ़ा और बालकों को भी उसमें शरीक करके कुशल बनाना शुरू किया। बाजार की रोटी खरीदने के बदले कूने की सुझाई हुई बिना खमीर की रोटी हाथ से बनानी शुरू की। इसमें मिल का आटा काम नहीं देता था। साथ ही मेरा यह ख्याल था कि मिल में पिसे आटे का उपयोग करने की अपेक्षा हाथ से पिसे आटे का उपयोग करने में सादगी, आरोग्य और पैसा तीनों की अधिक रक्षा होती है। अतएव 9 पौंड खर्च करके हाथ से चलाने की एक चक्की खरीद ली। उसका पाट वजनदार था। 2 आदमी उसे सरलता से चला सकते थे। अकेले को तकलीफ होती थी। इस चक्की को चलाने में पोलाक, मैं और बालक मुख्य भाग लेते थे। कभी कभी कस्तूरबाई भी आ जाती थी, यद्यपि उस समय वो रसोई बनाने में लगी रहती थी। मिसेस पोलाक के आने पर वे भी इसमें सम्मिलित हो गईं। बालकों के लिए ये कसरत बहुत अच्छी सिद्ध हुई। उनसे मैंने चक्की चलाने का या दूसरा कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवाया। वे सहज ही खेल समझकर चक्की चलाने आते थे और थकने पर छोड़ देने की उन्हें स्वतंत्रता थी। घर साफ रखने के लिए एक नौकर था। वो घर के आदमी की तरह रहता था और उसके काम में भी बालक पूरा हाथ बटाते थे। पाखाना साफ करने के लिए तो म्युनिसिपैलिटी का नौकर आता था, पर पाखाने के कमरे को साफ करने और बैठक आदि धोने का काम नौकर को नहीं सौंपा जाता था। उससे वैसी आशा भी नहीं रखी जाती थी। ये काम हम स्वयं करते थे और इससे भी बालकों को तालीम मिलती थी।
परिणाम ये हुआ कि शुरू से ही मेरे एक भी लड़के को पाखाना साफ करने की घिन न रही और आरोग्य के साधारण नियम भी वे स्वाभाविक रूप से सीख गए। जोहानिसबर्ग में कोई बीमार तो शायद ही कभी पड़ता था, पर बीमारी का प्रसंग आने पर सेवा के काम में बालक अवश्य रहते थे और इस काम को वे खुशी से करते थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बालकों के अक्षर ज्ञान के प्रति मैं लापरवाह रहा, पर यह ठीक है कि मैंने उसकी कुर्बानी करने में संकोच नहीं किया और इसी कमी के लिए मेरे लड़कों को मेरे विरुद्ध शिकायत करने का कारण रह गया है। उन्होंने कभी कभी अपना असंतोष प्रकट भी किया है। मैं मानता हूं कि इसमें किसी हद तक मुझे अपना दोष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान कराने की मेरी इच्छा बहुत थी, मैं प्रयत्न भी करता था, किंतु इस काम में हमेशा कोई विघ्न आ जाता था। उनके लिए घर पर दूसरी शिक्षा की सुविधा नहीं की गई थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ पैदल दफ्तर तक ले जाता। दफ्तर 2.5 मील दूर था। इसमें सुबह शाम मिलाकर कम से कम 5 मील की कसरत उन्हें और मुझे हो जाती थी। रास्ता चलते हुए मैं उन्हें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयत्न करता, पर यह तभी होता जब मेरे साथ दूसरा और कोई चलने वाला न होता। दफ्तर में वे मुवक्किलों और मुहर्रिरों के संपर्क में आते थे। कुछ पढ़ने को देता तो वे पढ़ते थे, इधर उधर घूम फिर लेते और बाजार से मामूली सामान खरीदना हो तो खरीद लाते थे। सबसे बड़े हरिलाल को छोड़कर बाकी सब बालकों की परवरिश इसी प्रकार हुई। हरिलाल देश में ही रह गया था। यदि मैं उन्हें अक्षर ज्ञान कराने के लिए 1 घंटा भी नियमित रूप से बचा सका होता तो मैं मानता कि उन्हें अक्षर ज्ञान हो गया है। मैंने ऐसा आग्रह नहीं रखा। इसका दुख मुझे और उन्हें दोनों को रह गया है। सबसे बड़े लड़के ने अपना संताप कई बार मेरे सामने और सार्वजनिक रूप में भी प्रकट किया। दूसरों ने हृदय की उदारता दिखाकर इस दोष को अनिवार्य समझकर दरगुजर कर दिया है। इस कमी के लिए मुझे पश्चाताप नहीं है, अथवा है तो इतना ही कि मैं आदर्श पिता न बन सका। किंतु मेरी ये राय है कि उनके अक्षर ज्ञान की कुर्बानी भी मैंने अज्ञान से ही क्यों न हो, फिर भी सद्भाव पूर्वक मानी हुई सेवा के लिए ही की है। मैं ये कह सकता हूं कि उनके चरित्र निर्माण के लिए जितना कुछ आवश्यक रूप से करना चाहिए था, वो करने में मैंने कहीं भी त्रुटि नहीं रखी और मैं मानता हूं कि हर माता पिता का यह अनिवार्य कर्तव्य है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अपने इस परिश्रम के बाद भी मेरे बालकों के चरित्र में जहां त्रुटि पाई जाती है, वहां वो पति पत्नी के नाते हमारी त्रुटियों का ही प्रतिबिंब है। इन बालकों की अंग्रेजी शिक्षा के विषय में मेरे और पोलाक के बीच कितनी ही बार गर्मा गर्म बहस हुई है। मैंने शुरू से ये माना है कि जो हिंदुस्तानी माता पिता अपने बालकों को बचपन से ही अंग्रेजी बोलने वाले बना देते हैं, वे उनके और देश के साथ द्रोह करते हैं। मैंने ये भी माना है कि इससे बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहता है।